भारत के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी, फाउंडर एडिटर Prod.in। सर, कल आपका एक वीडियो हमने देखा रिगार्डिंग कतर ने हमारे पूर्व नौसैनिकों को वो 1 साल से बंदी बना के रखा था और कल जो है उन लोगों को उन्होंने मौत की सजा सुना दी और कोई एक्सेस भी नहीं दिया, या वो एक जानकारियां हैं जो भी छन छन के बाहर आएंगी। तो ये 1 साल से बंदी बना के रखा था और कल ये क्यों किया, मतलब इसके टाइमिंग पे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और खासकर चूंकि एक इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और ये सबको पता है कि हमास की जितनी टॉप लीडरशिप है वो दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, वहीं से ऑपरेट करते हैं, वहीं रहते हैं, वहां पे उनके अपने बड़े बड़े बंगलोज हैं। और कतर हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट टू हमास। कतर गिव्स दैट सपोर्ट टू हमास। और भारत ने बिना किसी से पूछे समझे जाने सबसे पहले बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लिया कि वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल। और ये भारत की भी हिस्ट्री में पहली बार किया गया था ये। तो क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये दो अलग अलग घटनाएं? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक सवाल का प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा है, ये निश्चित रूप से मानना ही पड़ेगा कि ये जो कल समाचार रात को आया, शाम को आया है कि भारत के पूर्व नौसैनिक, जो कि 8 हैं संख्या में, जो वहां पे कतर में थे, उनको जो है मौत की सजा सुनाई गई है। तो निश्चित रूप से ये आर्म ट्विस्टिंग है कतर की तरफ से, और उसको उसी से जोड़ा जा सकता है इजराइल को लेकर। लेकिन और उसको लेके मैंने देखा कि काफी इमोशंस जो है बड़े हाई हैं भारतीयों में। मैं सोशल मीडिया देख रहा था, कुछ लोगों को सुन भी रहा था, और निश्चित रूप से ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मैं कहूँगा होगी। लेकिन ये इतना जितना आसान मामला दिख रहा है उतना आसान है नहीं। इसको ये समझ लीजिए कि एक तो कि भारत तो कतर के बीच में व्यावसायिक संबंध ऐसे हैं कि जो कि भारत की आर्थिक प्रगति में जो है उसका बड़ा तगड़ा योगदान है। मतलब ये समझ लीजिए कि एक तो कतर, सब लोग कह रहे हैं कि भाई 30-35 लाख का देश है, छोटा सा है, और वो जो है उसने भारत को जो है नीचा दिखा दिया, ये कर। ऐसा नहीं है। कतर छोटा देश निश्चित रूप से है, और कतर में जो है जनसंख्या जितनी है उसमें समझ लीजिए कि 40% अरब है कतर में, और वहीं पे जो है इंडियन जो है 21%। तो मतलब जितनी अरब की पॉपुलेशन है, अरबियों की, उसकी आधी पॉपुलेशन जो है भारत की वहां काम करती है। इसके मतलब कतर के सारे आर्थिक उसमें जो है तंत्र में, जो तंत्र है उसमें भारतीय का बहुत विशेष योगदान है। एक तो वो आज से नहीं, पहले से ही है। दूसरा ये है कि भारत में जो आर्थिक प्रगति हुई है, जो हमारे जो सबसे जो LPG, लिक्विडिफाइड LNG, सॉरी, नेचुरल गैस जो है, वो जो है 2019-20 तक जो है 43% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट जो भारत करता था LNG की, वो कतर से करता। तो अभी ये रशियन जो ऑयल वाला जब आया, एम्बार्गो हुआ, उसको भारत, इंडिया ने बेनिफिट उठाया। तो अभी हाल के समय से देखा तो कहीं 19% पे आ गया है। यू मींट इंपोर्ट? हाँ, मतलब वो एक्सपोर्ट करता है, हम इंपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं। तो 19% हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये कि बहुत सब्सटेंशियल हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पार्ट है वो कतर से आई हुई गैस। तो ये व्यवसायिक मामला भी है। तो इसमें जो भी कुछ भी जो है भारत एक तरफा कुछ करने की स्थिति में नहीं, पर्दे के पीछे अलग बात है।
लेकिन बहुत बड़ा रेटोरिक जो है वो चाहे कि करना चाहे नहीं कर सकते, क्योंकि कतर जो है बेसिकली कतर बस जैसे सभी अरब क्षेत्र के लोगों को तो कबीलाई मेंटेलिटी के थे और कबीलों ने ही वहां राज किया था। और 1878 में जो है एक हाउस ऑफ थानी उन्होंने उस इलाके का कब्जा किया और वो कतर के नाम से आया वजूद में बहरीन के साथ था पहले, फिर बाद में ओटोमन एम्पायर के अंदर चला गया। फिर बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ओटोमन एम्पायर जो है डिसमेंटल हुआ, जब वॉर चली, तब जो है वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट में आ गया कतर, और 1971 तक रहा। 1971 में जाकर कतर जो है एक स्वाधीन राष्ट्र बना है। इसके मतलब वो जो है हमेशा से जियो पॉलिटिक्स में कतर की पोजीशन मिडिल ईस्ट में जो है पहले अंग्रेजों का और बाद में अमेरिका का। आज जो भी कतर में आप देख रहे हैं उसको जो है आप अमेरिका की से अलग मत देखिए। कतर जो है अमेरिका के विरुद्ध जाके कुछ नहीं कर सकता, उसकी ऐसी पोजीशन नहीं है, कर रहा है। लेकिन जो अमेरिका में जो उनके सिस्टम है, मिडिल ईस्ट में एक प्रॉपर एयर बेस अगर किसी देश में है अमेरिका का तो वो कतर में है। अमेरिका तो 23-24 जगह उन्होंने थोड़े थोड़े बना रखे, लेकिन कतर में उनका प्रॉपर भी है। और मिडिल ईस्ट की जो उनकी जो पॉलिटिक्स रहती है अमेरिका की, उसमें जो है कतर की एक भूमिका रहती है। हालांकि 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते कतर जो है, स्पेशली जब वहाबी सुन्नी फैलाया गया 1980 में के बाद, जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान इसमें सोवियत रशिया को डिसमेंटल करने के लिए या उसको परास्त करने के लिए, तो फिर जो है कतर ने जो है अपनी एक, क्योंकि उसके पास कतर के पास विश्व का 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है लिक्विड गैस और ऑयल का, और लार्जेस्ट रिजर्व है लिक्विड गैस का। तो उसने एकदम से उसको जो है इतनी कम पॉपुलेशन में इतना ज्यादा उसको इकोनॉमिक थ्रस्ट दिया कि अपनी जगह बनाने के लिए वहां के बादशाहों ने एक एक्सट्रीम वहाबिज्म वाला जो सुन्नी कल्ट का, सुन्नी सेक्ट का इस्लाम है, उसको प्रोपोगेट किया। और इतने बड़ी बात थी कि उन्होंने अरब वर्ल्ड में जो है सबसे पहले जो है अल जजीरा मीडिया करके जो है उन्होंने जो है स्थापित किया, जिसकी फंडिंग जो है कतर की सल्तनत करती है। और वहां से उन्होंने इसको बढ़ाया। उसको जो है उस वक्त अल जजीरा का पूरा सपोर्ट था लेफ्ट इकोसिस्टम का, क्योंकि जो बाद में जब 2000 में बाद में जो अरब स्प्रिंग आया है ट्यूनीशिया और इजिप्ट और सब जगह हुआ, तो उसमें जो है सबसे ज्यादा उसकी भूमिका निभाने वाला अल जजीरा था। उसका रीजन ये था कि और मुस्लिम ब्रदरहुड को खुलेआम सपोर्ट करने वाला भी अल जजीरा था। तो मल्टी डायमेंशनल था उस वक्त। जो अरब स्प्रिंग जो है वो बेसिकली जो था कि जो स्थापित तंत्र है उसको हिलाकर उसकी जगह जो है कट्टरपंथी इस्लाम की जो है एंट्री की जाए, ये उसका उसके पीछे उसकी रीजनिंग थी। तो अल जजीरा को आप देख लीजिए, जो कि जो है कतर से फाइनेंस्ड है और अनबायसली वो जो है प्रो रेडिकल इस्लाम को जो है सपोर्ट करता है और उसके नैरेटिव को जो है स्थापित करता है। तो आपने जो हिस्ट्री इसकी स्थापित की, जी मैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी में पूछना चाह रहा था कि आपने जो कतर की हिस्ट्री और प्रेजेंट को स्थापित किया, तो अब इस पे जो करंट हमारी घटना है, 2 घटनाएं बड़ी। हाँ, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। इसमें मैं वही जानना चाहता था कि हाँ, तो ऐसा था कि एक कतर का जो नागरिक था उसकी कंपनी थी अल दहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये उसी पे ये लोग काम करते थे और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर वही कमांडर तिवारी जी थे। और उनका काम था कतर नेवी को ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना। साल भर पहले जो है अचानक गिरफ्तार किया जाता है और
जैसे हर सल्तनत में होता है, बादशाहत में, जहाँ पर कि जुडिशियो सब कुछ जो है बादशाह के तहत होती है, तो उसमें कोई जो है चार्जशीट इस तरह कोई जो है ओपन कोर्ट सिस्टम नहीं था, तो कुछ बताया। लेकिन ये बात उस वक्त सामने आ गई थी कि उनका चार्ज ये था कि उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन पकड़ी है, जो ये 8 पकड़े गए हैं, कि ये वे स्पाइंग फॉर इजराइल नहीं, और वो जो है एक सबमरीन कतर बना रहा था थ्रू ए जर्मन कंपनी, उनकी संबंधी, जो कि रडार को फेल कर देती है, उसे डिटेक्ट नहीं होती है, उसकी जानकारी जो है इजराइल को जो है ये लोग दे रहे थे। ये बातें सामने आई। अब मैं मानता हूं कि ये बातें आई, सत्य हुआ है, असत्य में नहीं आता, लेकिन ये भी सत्य है कि साल भर वो उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे, उनको नहीं छोड़ा गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भारत के जो प्रेशर रहा होगा या भारत से बात हो रही है उसको लेके जो है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र उसके यहाँ कोई जो है जासूसी बाहर का आदमी करता है, तो निश्चित रूप से जो है वो एक सेंसिटिव मामला बन जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा कुछ, अनलेस आपके पास कोई बड़ा कार्ड खेलने को नहीं है, तो आप भी जो है केवल आप रूटीन डिप्लोमेसी या जो है कुछ और कहना चाहिए कि किसी और तरीके से कंपनसेट करके जो है हम उसको मामले को निपटा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा था कि जो है भारत के प्रयास से डिले हुआ मामला, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम ये जो इजराइल और हमास का युद्ध ने सारे इक्वेशन को बदल दिया, क्योंकि भारत ने जो है अभी तक भारत की जो बैलेंसिंग थी अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच में, वो बड़ा ही उन्होंने जो है डिप्लोमेसी के रूप में वन ऑफ द फाइनेस्ट हैंड खेला था, और बड़ा ही इक्विलिब्रियम पे रखा था, कमर्शियल इंटरेस्ट को एकदम रखा था, और अपनी जो और जरूरी चीज को देखा था, और वो लोग अरब वर्ल्ड उसको समझ भी रहा था, इसीलिए इतने अच्छे संबंध भी रहे। लेकिन अब जाके पहली बार भारत ने इजराइल के युद्ध काल में इजराइल के सामने जो है आके खड़ा हो गया है, इजराइल का समर्थन किया, और जिससे लड़ रहा है उसके विरुद्ध, और जिससे लड़ रहा है हमास, वो सबको मालूम है कि हमास की जो है शीर्ष लीडरशिप कतर में रहती है। इट इज वेल फंडेड बाय कतर, हाउस ऑफ थानी, वो उसको सपोर्ट करते। तो ऐसे हालत में एक तरीके से आप हमास के विरुद्ध है, तो आप कतर की जो रॉयल्टी है आप उसके विरुद्ध भी चले। तो ये उनके लिए एक आर्म ट्विस्टिंग था, उनके लिए कि हमारा करते, वो भी कर रहे हैं आप, और हमारी बात भी नहीं मान रहे आप, एक तो उसकी सजा दी। दूसरी बात यह है कि आपका जो है जो उनसे जो LNG का एक 20 साल का जो है, एक 2028 में खत्म हो रहा था, तो थ्रू पेट्रोनेट करके कोई है, उसके थ्रू भारत लेता है, गेल की एक सब्सिडी है, उससे लास्ट स्टेज पे नेगोशिएशन था फॉर एक्सटेंशन ऑफ फर्दर 20 इयर्स, अगले 20 साल तक जो है, और सस्ते में। तो ये जो है इसके मतलब ये भी खटाई में पड़ा, क्योंकि इंडिया वाज बार्गेनिंग फॉर मोर चीपर रेट फ्रॉम कतर फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। तो जिसका व्यवसायिक, अब ये व्यवसायिक में जो है लगता है कि हमसे फायदा मिल रहा है, और लेकिन हमारा जब जो आइडियोलॉजिकल जब मामला आया है, जहां पर कि एक ऐसे युद्ध में मामला जा चुका है कि अभी तक कि युद्ध किस पर अभी तो लग रहा है कि पलड़ा जो है उन लोगों का भारी है, लेकिन ये कितना एक्सटेंड करेगा और इसके जो है सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी अरब वर्ल्ड को, ये तय नहीं है। तो ऐसे में कतर का जो रिएक्शन था बिल्कुल समझ में आता है मुझको, कि वो ऐसे ही रियल वर्ल्ड में। इसलिए यहाँ पर मैं एक और कहूंगा कि इसमें थोड़ा हमको डिफरेंशिएट करना है कुलभूषण जाधव वाला जो मामला पाकिस्तान में हुआ है, वो हाँ ठीक है, उसको हम अभी हम वो जी नहीं उसको इसलिए यहाँ थोड़ा
डिफाइन करना बहुत जरूरी है लोगों को समझने के लिए कि जब कुलभूषण जाधव को जो है ईरान से किडनैप करके पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हैंड ओवर किया गया था, वहां मुकदमा चला और ये पाकिस्तान ने जो ब्लेम और जो चार्जशीट लगाई वो लगाई कि कुलभूषण जाधव इज अ रॉ एजेंट, इंडियन एजेंट और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कर रहे थे। यहाँ पर ये जो 8 भारतीय हैं कतर में, उस पे जो है कतर कोई भी रॉ एजेंट का इल्जाम नहीं लगा रही। दे आर नॉट एक्यूजिंग इंडिया कि इंडिया वाज द स्पाई। ये बड़ा मेन डिफरेंस है, राइट, बहुत डिफरेंस है, उसका मतलब बहुत बदल जाता है। दे हैव एक्यूज्ड देम फॉर स्पाइंग फॉर इजराइल, not India. They have accused 8 people who are by chance Indians, and they are saying कि these people were working for Israel. इजराइल और उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन भी ऐसे पकड़े हैं जैसा वो कहते हैं, लेकिन जो है एनीवे वहां पे ओपन कोर्ट होती नहीं है, कोई डेमोक्रेसी वाला मामला नहीं, तो उसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन जो सामने तथ्य आए हैं उससे मैं डिफरेंशिएट इस चीज कर रहा हूँ कि कतर ने जो है इन 8 पे रॉ का एजेंट या भारत का जासूस होने का कोई इल्जाम नहीं लगाया। अलबत्ता उन्होंने उसको इजराइल के लिए वो जासूसी कर रहे थे, ये अवश्य इल्जाम लगा है। तो ऐसे हालात में यदि इतना फाइन डिस्टिंक्शन हुआ है, दिख रहा है सामने, तो फिर जो है हमको थोड़ा इसमें जो है भारत की भी जो है कॉन्शियसनेस समझ में आती है। भारत एक ह्यूमैनिटेरियन उस पर जो उनकी दोस्ती है, जो उनके जो व्यावसायिक संबंध है, उसका हवाला देते हुए जो है 8 की जान बचाने का प्रयास करेगा। कितना सब बोला, क्योंकि जो है भारत ने भी एक पोजीशन ली हुई है हमास के खिलाफ, और उसमें भारत मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रहा था कि भारत ने भी जब इजराइल के साथ स्टैंड लिया है, तो ये सारी क्वेश्चन जितना आपने बताया कतर के साथ उनका क्या इक्वेशन है, क्योंकि जो सबको पता है वो फिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है। दे मस्ट हैव टेकन ऑल दोस थिंग्स इन कंसीडरेशन बिफोर टेकिंग दैट स्टैंड एंड दे न्यू। जी एग्जैक्टली, ये संदीप मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें इन सब मामलों में जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी में या जब आप जो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके आपको डिसीजन कोई भी राष्ट्र लेता है, नॉट अबाउट इंडिया, वो सारे प्रॉज एंड कॉन्स देखता है आपका, और जब अब लेता है तो आपके जहां पे आपको लॉन्ग टर्म गोल आप अचीव करते हैं, वहां पर यदि आपको कॉस्ट देनी होती है तो आप राष्ट्र देते हैं। तो मैं तो उसको इसी तरह में लूंगा कि जो है इजराइल के पक्ष में खड़ा होना, हमास के विरुद्ध सामने आना, ये भारत की लॉन्ग टर्म या मूलभूत जो उनकी जो पॉलिसी है उसको डिटो करती है। वो भारत के हित में है, दूरगामी, उसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। वो दूरगामी परिणाम जो है वो अभी नहीं दिखेंगे, 10 साल बाद दिखेंगे। उससे पहले जो है आपको जो भी होना होगा या कष्ट होगा या तकलीफ होगी, वो आपको उसके से गुजर आउट करना पड़ेगा। यदि आप कतर को जो है आप सजा दे सकते हैं इसलिए कि हम ठीक है, हम आपसे LNG नहीं लेते, ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इसको सपोर्ट तो ठीक है, हम जो रोना पीटर मचाए हुए हैं सोशल मीडिया में कट्टर शट्टर लोग, मेरा उनसे एक प्रश्न है ऐसे लोगों से, कतर को से गैस लेना बंद कर देती है भारत, तो क्या उसकी कीमत जो है भारत की जनता पे करने को तैयार है? आज तो 200-300 रुपए LNG बढ़ता है गैस सिलेंडर, तो यह सरकारें हिल जाती है। यहाँ पे 300-400 10 रुपए का पेट्रोल, 15 रुपए पेट्रोल बढ़ जाएगा, तो आज जो है यही सब लोग सोशल मीडिया पे जो है भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी और सब पे जो है करने लगेंगे। नहीं, मुझे ध्यान आ रहा है जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तब बहुत ज्यादा प्रेशर था कि यूक्रेन का सपोर्ट करिए, रशिया के खिलाफ जाइए, और बाद में क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, चूंकि यूरोप ने सैंक्शन लगाया रशिया पे, यूरोप ने सारा ऑयल रशिया से लेना बंद किया और मिडिल ईस्ट से लेना शुरू किया, तो मिडिल ईस्ट के जो ऑयल जो इंडिया परचेजर था उसके रेट्स बढ़ने शुरू हुए, और वो भारत के लिए भी बहुत कष्टकारी हो जाता। पर भारत ने स्मार्टनेस दिखाते हुए कि रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, तो जनता को
आप बोलते कुछ हैं लेकिन उसकी कीमत कहाँ से पे करेंगे, ये जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता या जो भी लोग कट्टर झट्टर लोग हैं अरे वो उसकी भाई, कीमत। आपका आपका वो महान देश है कि जब ये नारा लगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर भारत, तो भारत के ही अंदर से बहुत बड़ा वर्ग जो है इसका विरोध में था। तो आज आत्मनिर्भर आपने 70 साल में, जो 47 के बाद से आत्मनिर्भरता पे आपने जोर नहीं दिया, आत्मनिर्भरता को आपने जो है तजा ट्रेडिंग के लिए, तो उसकी कीमत ये है। आपके पास कोई नेचुरल गैस की ऐसी कोई वो नहीं है, ना आपके पास पेट्रोलियम का कुएं है कि आप, 70 तो साल में आपको कभी। यदि इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपको तनख्वाह भी अच्छी चाहिए, आपको इम्प्रूवमेंट भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, लेकिन उस सबके पीछे जो है गैस और तेल है। आप ग्रीन फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, सोलर पर जा रहे हैं, इट विल टेक डिकेड्स। तो नहीं जब तक डिपेंडेंसी इस तरह पे है, तो आपकी विदेश नीति और इस तरह के इश्यूज पे आपको जो है हमेशा कट कॉर्नर्स करके जो है आगे निकलना होगा। सबसे मेन बात दादा कि आपने 47 से 2014 तक जो सबसे बड़ी जरूरत थी एनर्जी की, उसमें कभी इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ किया भी नहीं, सोचा भी नहीं। और आपकी चूंकि जनसंख्या बढ़ती रही तो आप हैविली डिपेंडेंट होते चले गए लगातार। गड्ढे में बैठे एनर्जी के मामले में, हम लोग गड्ढे में बैठे हुए हैं। वी आर बिल्कुल। हैविली एनर्जी नेगेटिव। और भारत दूसरी उतनी बात, हाँ, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता जितनी वो तो कंज्यूम करता है। जी। when you are dependent to someone for some हम्म। very crucial source, हम्म। तब फिर आप जो है तीसमाखा नहीं बन सकते। आपको जो है डिप्लोमेसी से सहला के फुसला के कुछ गिव एंड टेक हम्म। करके आपको काम निकलना होता है। अनफॉर्चुनेटली सही। कतर से ये जो केस हुआ है, जो केस में इजराइल का नाम है, भारत का नाम नहीं है, दुर्भाग्य से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और कर्मचारी ये लोग रहे हैं, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जरूर है। और वो भारत के लिए एक निश्चित रूप से दुविधा का है कि वो सारे प्रयास करेगा, कितना सफल होता है कितना नहीं सफल होता है कहना मुश्किल है। लेकिन भारत ने एक पोजीशन ली है इजराइल को लेके, हमास के विरुद्ध। वो जो है कहीं ना कहीं जो है हाउस अथॉरिटी को जो है कतर की जो रॉयल्टी है उसको हिट कर रही है, और ये उसी का ही परिणाम है। अब देखिए इसको आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल मैंने ये बता दिया कि केस थोड़ा डिफरेंट है। इसको जो है भावनाओं के आधार पे विशुद्ध ना देखा जाए, इसमें बड़ा जी वर्टिक है। यदि किस तरह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती भी है इस सजा के बाद, तो इतिहास भरा पड़ा है इस तरह की चीजों से। ऐसा होता है, रहा है, होता रहेगा और आगे भी होगा। ये बस ये तय करना होता है कि हमें कीमत क्या देनी, तो ये कीमत है हमारी। नहीं, इसमें ये हमें मैं इसमें एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब ये कीमत भारत को ही देनी है। ये कीमत जो अब कतर को भी देनी है, क्योंकि वो मोदी जी ने पुलवामा के बाद कहा था ना कि वो लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। तो कतर मैं को भी ये काम इसको करने से पहले मुझे लगता है कि कतर को भी ये सोचना था, और शायद कतर भी एक बहुत देखो, बड़ी गलती कर चुका है। जहां तक तो मोदी जी का है, हम तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पे सभी दर्शकों को बता दूं, हम जिस काल में गुजर रहे हैं, जो अगले 7-8 साल हैं, यदि आज आपको जो है कोमा हो जाए 10 साल या 7-8 ऐसी दवा दी जाए कि आज 2023 में सोई हो 2030-31 की जगह, तो ये यकीन मानिए कि कई भूगोल जो है बदले हुए नजर आएंगे। उसमें से कतर, कुवैत, ये मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा जो है, जो राष्ट्र जो है 100-150 साल में बने हैं, वो 2030-31 के बाद कई राष्ट्रों की या तो भौगोलिक क्षेत्र बदल जाएगा, या स्वयं वो राष्ट्र ही अपने आप में नहीं रहेगा, क्योंकि वो वायबल ही नहीं रहेगा 7-8 साल। तो कतर का तो मैं समझता हूँ कि इट्स पॉप्ड अप, क्योंकि उनके यहाँ तेल निकल आया तो उसमें सभी इंटरेस्ट है, ब्रिटिश पावर था। तो कतर वॉज क्रिएटेड बाय बेसिकली ब्रिटिशर्स, व्हिच वर लेटर ऑन टेकन ओवर बाय द अमेरिकन्स। और यही इसका वो है कि शेल्फ लाइफ होती है इस तरह लोगों की। इससे पहले भी राष्ट्र कई बने हैं, उजड़े हैं, खत्म हुए हैं, लोग नाम ही भूल जाते हैं। यदि आप प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का इतिहास देख लीजिए,
तो कम से कम 15 से 16 साम्राज्य और राष्ट्र हैं जो आज एग्जिस्ट नहीं करते, तो कतर वन ऑफ दैम। सही है। तो इसी बात के साथ आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, और काफी सारी जानकारियां पुष्करदा आपने दी हमें, और थैंक यू सो मच। मतलब कई जानकारियां मुझे लगता है दर्शक एनरिच होंगे इन जानकारियों से। और अगर ये वीडियो, जो हमारी जानकारियां सब आपको पसंद आ रही हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें किन विषयों पर और चर्चा करनी चाहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।